जरा सोचिए, आप किसी भीड़ में खड़े हैं। अचानक कोई आपको पीछे से धक्का देता है। आप पलटकर गुस्से में चिल्लाते हैं या फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, यह फैसला आपने लिया या आपके दिमाग ने पहले से तय कर लिया था? क्या हमारा व्यवहार हमारे कंट्रोल में है या ये हमारे हार्मोन्स, हमारे जीन्स और बचपन के अनुभवों की कहानी है? रॉबर्ट सैपोल्स्की की जबरदस्त किताब बिहेव कहती है, हमारा आज का बर्ताव सिर्फ उस पल का नहीं होता। ये हमारी पिछली 5 सेकंड की बॉडी केमिस्ट्री, पिछले 5 साल की परवरिश और लाखों साल पुरानी इंसानी विकास यात्रा का नतीजा होता है। लेकिन खुशखबरी यह है, हम अपने व्यवहार को समझकर उसे बदल भी सकते हैं। इस वीडियो में हम बिहेव की गहराई को आसान और दिलचस्प कहानियों के जरिए समझेंगे। दिमाग की नसों से लेकर समाज के सिस्टम तक एक ऐसा सफर जो आपको खुद से मिलाएगा। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक साइंटिफिक किताब नहीं, आपके अंदर छिपे जवाबों का आईना है। चैप्टर 1, सेकंड्स टू मिनट्स बिफोर, व्हाट हैपेंस राइट बिफोर वी एक्ट। आप किसी पर चिल्लाते हैं, किसी पर प्यार लुटाते हैं या किसी की मदद करने दौड़ते हैं। यह सब एक पल में होता है, लेकिन उस एक पल से कुछ सेकंड पहले आपके दिमाग में क्या तूफान चल रहा होता है, क्या आपने कभी सोचा है? इस चैप्टर में सपोल्स्की बताते हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस पल से कुछ सेकंड पहले ही हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। जैसे ही कोई घटना होती है, अमिग्डाला डर या गुस्से के लिए तैयार हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोचता है क्या सही है, क्या गलत, और मिरर न्यूरॉन्स दूसरों की भावनाओं को पकड़ते हैं। मतलब आपका एक छोटा सा रिएक्शन भी आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों का कोऑपरेशन होता है, और वो भी बिजली की स्पीड से। सपोल्स्की का एक जबरदस्त मैसेज है, आपका दिमाग प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन उसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। यानी अगर आप बार बार गुस्से में फटते हैं या डर में रुक जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग के उस सिग्नल को पहचानना है और बदलना है। और यह पॉसिबल है ध्यान से, अभ्यास से और समझ से। आप रिएक्शन मशीन नहीं हो, आप समझदारी से रिस्पॉन्स देने वाले इंसान हो। और जब आप जान जाते हो कि आपके व्यवहार के पीछे क्या चल रहा है, तब आप खुद को बदलने की ताकत पा लेते हो। चैप्टर 2, आवर्स टू डेज बिफोर, द हार्मोनल बिल्डअप। कभी आपने सोचा है, कुछ चीजें हमें अचानक परेशान क्यों कर देती हैं, जबकि वही बात किसी और दिन हमें जरा भी असर नहीं करती? जवाब छिपा है आपके हार्मोन में। इस चैप्टर में सपोल्स्की बताते हैं कि आपके व्यवहार पर असर डालने वाले हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल और ऑक्सीटोसिन पहले से ही धीरे धीरे तैयार हो रहे होते हैं। यानी जब आप किसी पर चिल्लाते हैं या किसी से प्यार जताते हैं, वो सिर्फ उस पल का रिएक्शन नहीं है। घंटों और कई बार दिनों पहले आपका शरीर उस मोमेंट के लिए तैयारी कर रहा होता है। कुछ हार्मोन जो आपके बिहेवियर को गहराई से बदलते हैं। एक कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। अगर आप लगातार तनाव में हैं, तो आप छोटी बातों पर भी फट सकते हैं। 2, टेस्टोस्टेरोन, ये अग्रेशन या बोल्डनेस को बढ़ा सकता है। 3, ऑन एक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहते हैं। ये आपको दूसरों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। सपोल्स्की बताते हैं, बिहेवियर का स्टेज उस मोमेंट से बहुत पहले सेट हो चुका होता है। मतलब क्या है? अगर आप खुद को शांत, पॉजिटिव और बैलेंस्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उस पल को नहीं, बल्कि उस पल से पहले की पूरी तैयारी को भी सुधारना होगा। जैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, अच्छा खाना, अच्छी नींद लेना और ऐसे माहौल में रहना जो आपके हार्मोन को बिगाड़े नहीं। आपके हार्मोन आपको कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप भी अपने हार्मोन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आप फटने वाले इंसान नहीं, बल्कि समझदारी से रिस्पॉन्स देने वाले मास्टरमाइंड हो। चैप्टर 3, डेज टू मंथ्स बिफोर, न्यूरल डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान छोटी सी बात पर टूट जाता है, जबकि दूसरा उतनी ही बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुराता रहता है? फर्क होता है दिमाग की ट्रेनिंग में।
और वो ट्रेनिंग 1-2 दिन की नहीं होती, वो हफ्तों, महीनों और सालों की होती है। इस चैप्टर में सपोल्स्की बताते हैं कि हमारे व्यवहार को शेप्ड करने वाला सबसे बड़ा रोल होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और न्यूरल डेवलपमेंट का। आपका दिमाग एक ईंटें जोड़कर बनने वाली इमारत की तरह है। हर अनुभव, हर आदत, हर सोच एक एक ब्रिक है। जब आप बार बार किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं तो आपके दिमाग में वही रास्ता मजबूत हो जाता है। सपोल्स्की इसे कहते हैं न्यूरॉन्स की फायर टूथर वायर टूथर। मतलब जिस सोच और रिएक्शन को आप रोज दोहराते हैं वही आपकी आदत बन जाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बचपन से ही डर और धमकी के माहौल में बड़ा हुआ है तो उसके दिमाग ने सुरक्षा के लिए ज्यादा रिएक्टिव बनना सीख लिया है। और अगर कोई प्यार, समझदारी और सम्मान में बड़ा हुआ तो उसका दिमाग शांति और सोच समझ से जवाब देना सीख गया। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे तू तो हमेशा गुस्से वाला है या तू तो बहुत इमोशनल है, तो जवाब में कहिए नहीं, ये मेरी सोच का परिदृश्य है जिसे मैं बदल सकता हूं। सपोल्स्की का सबसे एम्पावरिंग मैसेज यही है। आपका दिमाग एक प्लास्टिक की तरह लचीला है जिसे दोबारा आकार दिया जा सकता है। इसका मतलब आप चाहे गुस्से वाले हो, शर्मीले हो, डरपोक हो, ये सब परमानेंट टैग नहीं है। आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को फिर से इंटरप्रेट करके। लाइट बुलबुला क्या करें? नए अनुभव लें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई सोचें मैं बदल सकता हूं वाली मानसिकता रखें। दिमाग को सिखाएं शांत रहना, सोचना और फिर जवाब देना। क्योंकि जितनी बार आप नए न्यूरल पाथवेज बनाते हो उतनी बार आप अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ते हो। आप जो आज हैं वो आपके अनुभवों का नतीजा हो सकता है, लेकिन आप जो कल बनेंगे वो आपके फैसलों का परिणाम होगा। आपका दिमाग कोई कैद खाना नहीं, वो एक खुली किताब है जिसे आप दोबारा लिख सकते हो। तो अगली बार जब आप किसी सिचुएशन में उलझें, खुद से पूछें क्या ये मैं हूं, ये मेरे पुराने न्यूरल पैटर्न, और फिर चुनिए बदलना। चैप्टर 4 किशोरावस्था, टीन ब्रेन। कभी आपने किसी टीनेजर को देखा है? कभी बहुत खुश, कभी गुस्से में, कभी खुद को ही नहीं समझ पा रहे होते। लेकिन क्यों टीनेज में हम इतने उलझे रहते हैं? इसका जवाब छुपा है टीन ब्रेन में। सपोल्स्की इस चैप्टर में बताते हैं कि टीनेज का दिमाग एक ऐसी कच्ची मिट्टी की तरह होता है जो तेजी से बन भी रही होती है और टूट भी सकती है। टीनेज दिमाग में तूफान चल रहा होता है। इस उम्र में दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। यही वो हिस्सा है जो हमें सिखाता है क्या सही है, क्या गलत, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन क्योंकि यह हिस्सा अधूरा है, इसीलिए टीनेज में इंपल्सिव डिसीजंस ज्यादा होते हैं, रिस्क लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और मूड स्विंग्स आम बात बन जाती है। सपोल्स्की इसे कहते हैं The adolescent brain is a car with a fully working accelerator, but with brakes still under construction. मतलब स्पीड तो है पर ब्रेक लगाना अभी सीखा नहीं है। क्यों टीनेज में होता है इतना ड्रामा? हार्मोनल एक्सप्लोजन, टेस्टोस्टेरोन्स और एस्ट्रोजन्स की बाढ़ आ जाती है जिससे बॉडी और इमोशंस दोनों बदलने लगते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूं का सवाल हर समय दिमाग में घूमता है। पीयर प्रेशर, दूसरों जैसा बनने की होड़ लग जाती है। इस सब के बीच टीनेजर्स को लगता है कि दुनिया उन्हें समझती नहीं और वो खुद भी खुद को नहीं समझ पाते। सपोल्स्की साफ कहते हैं टीनेज ब्रेन नहीं टूटा है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। यानी अगर आप एक टीनेजर हैं तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हो। और अगर आप पेरेंट हैं तो समझिए गुस्से की जगह धैर्य और संवाद जरूरी है। टिप्स जो टीनेज ब्रेन को दिशा दे सकते हैं: सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखिए, समझिए, इंपल्स कंट्रोल सीखिए, रिएक्ट करने से पहले थोड़ा रुकिए, सोचिए, हेल्थी हैबिट्स अपनाइए, गुड स्लीप, राइट फूड और फिजिकल एक्टिविटी से दिमाग को शांत रखिए, गाइडेंस लीजिए,
किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिस पर भरोसा हो। अगर आप अभी उलझे हुए हैं तो याद रखिए, आप गड़बड़ नहीं हो, आप बन रहे हो। यह टीनेज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप इसे समझ लें और थोड़ा खुद पर भरोसा रखें। अगर आप एक टीनेजर हैं तो खुद को जज करना बंद कीजिए, और अगर आप किसी टीनेजर को जानते हैं तो उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक टीन ब्रेन जब समझदार बनता है तब वो दुनिया को बदल सकता है। चैप्टर 5, अर्ली चाइल्डहुड, बिल्डिंग द फाउंडेशन। सोचिए, एक बच्चा जो बोल भी नहीं सकता वो बड़े होकर शांत स्वभाव का लीडर बनता है। वहीं दूसरा बच्चा हर समय डरता है, चिड़चिड़ा रहता है। क्या यह सब जन्म से तय होता है या फिर बचपन में जो देखा सुना झेला वही उसका भविष्य बना? सपोल्स्की इस अध्याय में कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड इजंट जस्ट चाइल्डहुड, इट्स द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। मतलब बचपन वो दौर है जो सिर्फ यादों से नहीं बनता, पूरा जीवन उस पर टिका होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन वो जुड़ते नहीं हैं। उनका नेटवर्क बनता है उसके अनुभवों से। सपोल्स्की बताते हैं, एक बच्चे का दिमाग स्पॉन्ज की तरह होता है, वो हर चीज सोख लेता है। मतलब प्यार मिला तो दिमाग ट्रस्ट बनाना सीखता है। अगर डर और मारपीट मिली तो फियर उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग बन जाती है। मान लीजिए एक बच्चा हर दिन अपने घर में लड़ाई देखता है, उसका दिमाग सीखता है दुनिया एक खतरनाक जगह है। बड़ा होकर वही बच्चा डिफेंसिव, गुस्सैल या अकेला रहना पसंद करने वाला बन सकता है। वहीं अगर किसी बच्चे को सुरक्षा, अपनापन और सुनवाई मिली तो उसका दिमाग खुद पर और दुनिया पर भरोसा करना सीखता है। सपोल्स्की कहते हैं, जितनी अधिक दुर्भाग्यशाली आपकी शुरुआती जिंदगी है, उतनी अधिक मुश्किल आपके दिमाग को शांति के लिए लड़ने के लिए होगी। बचपन में मिला तनाव, गरीबी, हिंसा या निग्लेक्ट, ये सब मिलकर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा रोज डरा हुआ रहता है तो उसके दिमाग का फियर सेंटर, अमिग्डाला, ज्यादा तेजी से डेवलप होता है और थिंकिंग ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, धीमा हो जाता है। इसका असर, वो बच्चा जिंदगी भर रिएक्टिव बन सकता है, सोचने से पहले रिएक्ट करता है, ट्रस्ट नहीं कर पाता। सबसे जबरदस्त बात यह है कि सपोल्स्की उम्मीद से भरे हुए हैं। वो कहते हैं, आपकी शुरुआती बचपन आपको आकार दे सकता है, लेकिन यह आपको परिभाषित करने के लिए बाध्य नहीं करता है। आपका बचपन आपका रास्ता तय कर सकता है, लेकिन मंजिल आप खुद चुन सकते हैं। यानी अगर आपने बचपन में दर्द देखा है तो आप उसे समझकर ध्यान, थेरेपी और नए अनुभवों से अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। रीप्रिंटिंग, खुद को दोबारा पालना। रीप्रिंटिंग का मतलब है जिस प्यार, सुरक्षा और सम्मान की आपको जरूरत थी लेकिन नहीं मिली, अब आप खुद को वही दे सकते हैं। खुद को माफ करना, खुद से दया से बात करना, खुद को गले लगाना इमोशनली, यह सब आपके दिमाग को हील करता है। अगर आपका बचपन अंधेरा था तो आप वो मोमबत्ती बन सकते हैं जो दूसरों की राह रोशन करे। आप टूटा हुआ नहीं हो, आप गहरा हो, और गहराई से ही बदलाव आता है। आपका अतीत आपकी शक्ति बन सकता है अगर आप उसे समझना सीख जाएं। तो अगली बार जब आप अपने गुस्से, डर या अनचाही आदतों को देखें तो खुद को मत कोसिए। सोचिए वॉक्स, वो बीज कब बोए गए थे, और फिर तय करिए अब आप कौन सी जमीन में कौन से बीज बोना चाहते हैं। आपका बचपन आपकी कहानी का पहला चैप्टर था, लेकिन आखिरी नहीं। चैप्टर 6, प्रीनेटल एनवायरनमेंट बिफोर बर्थ इवन बिगिंस। आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी सहनशक्ति, क्या यह सब उस वक्त से शुरू हो गया था जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे? अजीब लगता है ना? लेकिन साइंस कहती है इंसान का व्यवहार सिर्फ उसके जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले ही बनना शुरू हो जाता है। सपोल्स्की इस अध्याय में बताते हैं कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तभी से उसके मस्तिष्क और व्यवहार के बीज बोए जाने लगते हैं। मां के पेट में पलने वाला बच्चा कोई खाली स्लेट नहीं होता। वो हर इमोशन, हर हार्मोन और हर सिग्नल को महसूस कर रहा होता है, चाहे वो खुशी हो या तनाव। सपोल्स्की कहते हैं, द वूम्ब इज वेयर बियोग्राफी बिगिंस।
जिंदगी की कहानी मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। एक रिसर्च में देखा गया कि जिन बच्चों की मां प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ का शिकार हुई थी, उन बच्चों में ज्यादा एंजाइटी, कम इंपल्स कंट्रोल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पाई गईं। क्यों? क्योंकि मां की चिंता और तनाव ने शरीर में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा दिया और वो हार्मोन बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन तक भी पहुंचा। अगर मां खुश, शांत और संतुलित है तो बच्चे का नर्वस सिस्टम भी स्टेबल बनता है। अगर मां दुखी, डरी हुई या दबाव में है तो बच्चा खुद को अनसेफ महसूस करता है। सपोल्स्की ये नहीं कहते कि हर चीज मां की गलती है, बल्कि वो समझाते हैं कि एक महिला का भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर भविष्य की एक जिंदगी को शेप करता है। आप जो खाते हैं, जैसे जीते हैं, जैसी भावनाएं महसूस करते हैं, वो सब बच्चे तक पहुंचता है। पोषण की कमी दिमाग के विकास को रोक सकती है। नींद की कमी मां के दिमाग में तनाव बढ़ा सकती है, जो गर्भस्थ शिशु तक जाता है। झगड़े, गरीबी, हिंसा ये प्रीनेटल स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देते हैं। सपोल्स्की कहते हैं, हमारी जीन्स से ही नहीं, बल्कि वे जीन्स जिन पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, उन पर भी हमारी आकृति बनती है और यह प्रक्रिया गर्भ में ही शुरू होती है। क्या इसका मतलब है कि सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है? बिल्कुल नहीं। सपोल्स्की उम्मीद की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि प्रीनेटल इंपैक्ट सिर्फ एक शुरुआत है, पूरा भविष्य नहीं। अर्ली डिसएडवांटेजेस इंक्रीज रिस्क, नॉट डेस्टिनी। शुरुआती कठिनाइयां सिर्फ खतरे बढ़ाती हैं, किस्मत तय नहीं करती। क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस। प्रेगनेंसी को एक मेडिकल नहीं, मानसिक और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। सपोर्ट, मां को अकेले न छोड़ें। इमोशनल, फाइनेंशियल और फिजिकल सपोर्ट। जरूरी है लव एंड पीस। मां को प्यार, सम्मान और सुकून मिले तो बच्चा भी स्वस्थ और खुश दिमाग लेकर आएगा। मोटिवेशनल टच। एक मां के मन में जो भी चलता है वो सिर्फ उसके तक सीमित नहीं रहता, वो एक नई जिंदगी की नींव रख रहा होता है। इसलिए जब आप किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए, शांति से भरे हुए देखते हैं तो जानिए शायद उसकी मां ने अपने डर को सहकर उसे मुस्कुराहट दी है। मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती है गर्भ में ही। और याद रखिए, हर बच्चा एक कहानी लेकर आता है, लेकिन वो कहानी मां के गर्भ में ही शुरू हो चुकी होती है। चैप्टर 7, जीन्स एंड बिहेवियर, नेचर, नर्चर एंड बियॉन्ड। कभी आपने सोचा है कोई इंसान जन्म से ही शांत स्वभाव का होता है और कोई गुस्सैल, कोई बचपन से ही बहादुर और कोई थोड़ा डरपोक? क्या यह सब उसके जीन्स में लिखा होता है? सपोल्स्की इस अध्याय में इसी सवाल को उठाते हैं। हम जो हैं वो हमारे जीन्स की वजह से हैं या हमारे माहौल की? बहुत समय से एक बहस चलती आ रही है, नेचर जन्मजात गुण बनाता है इंसान को या नर्चर परवरिश और अनुभव। लेकिन सपोल्स्की इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि कहते हैं इट्स नॉट नेचर वर्सेस नर्चर, इट्स नेचर थ्रू नर्चर। मतलब जीन्स का असर तभी होता है जब उसे सही या गलत माहौल मिले। मान लीजिए आपके पास 2 आम के बीज हैं, दोनों एक जैसे, लेकिन एक बीज उपजाऊ मिट्टी में लगाया, धूप, पानी और देखभाल दी तो वो हरा भरा पेड़ बना। दूसरे बीज को सूखी, पत्थर भरी जमीन में फेंक दिया गया तो वो या तो पनपा ही नहीं या अधूरा रह गया। बीज यानी जीन्स और मिट्टी यानी एनवायरनमेंट। आपके अंदर भले ही एग्रेशन का जीन हो, लेकिन अगर आपको प्यार, सहनशीलता और शांति वाला माहौल मिला तो वो जीन कभी एक्टिवेट ही नहीं होगा। जीन्स हमें एक प्रकार की प्रोबेबिलिटी देते हैं, लेकिन डेस्टिनी नहीं तय करते। सपोल्स्की कहते हैं, जीन्स लोड द गन बट एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर। मतलब जीन्स में लिखा है कि आप क्या बन सकते हैं, लेकिन माहौल तय करता है कि आप क्या बनेंगे। बिहेवियर जेनेटिक्स कैसे होता है असर? कुछ जीन्स आपको सोशल बनाते हैं, कुछ जीन्स में इंपल्सिव बिहेवियर की टेंडेंसी हो सकती है, लेकिन ये सब तब एक्टिवेट होते हैं जब बाहर से कोई ट्रिगर आए। इससे निकलता है एक दमदार मैसेज। आपका जेनेटिक मेकअप चाहे जैसा हो, आपके चॉइसेस, आपके माहौल और आपकी मेहनत से आप खुद को बदल सकते हैं।
एपिजेनेटिक्स बताता है कि आपके जीन्स पर ताले होते हैं और आपके अनुभव, सोच और जीवन शैली से वो ताले खुल या बंद हो सकते हैं। आपके पूर्वजों ने जो झेला वो आपकी जीन्स में हो सकता है, लेकिन आप उस साइकिल को तोड़ सकते हैं। मेडिटेशन, कंपैशन, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, ये सब आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन: 1. जजमेंट से बचिए। किसी को ये मत कहिए कि ये तो गुस्सैल पैदा हुआ है या ये तो कभी नहीं बदलेगा। 2. सेल्फ अवेयरनेस: अगर आपको कुछ टेंडेंसी समझ में आ रही हैं, जैसे जल्दी डरना, जल्दी चिढ़ना, तो उन्हें पहचाने और उन्हें बदलने की योजना बनाएं। एनवायरनमेंट चुनिए, ऐसा माहौल, ऐसे लोग और ऐसे अनुभव जो आपके बेहतर वर्जन को बाहर लाएं। आपका डीएनए आपकी कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। आपका जन्म आपकी संभावना है, पहचान नहीं। आप वो नहीं जो आपके जीन्स में लिखा है, आप वो हो जो आप हर दिन चुनते हो। तो अगली बार जब कोई आपको कहे तू तो ऐसा ही है, तो मुस्कुराकर कहिए, शायद था, लेकिन अब मैं जानता हूं मैं कौन बन सकता हूं। क्योंकि जीन्स सिर्फ बीज देते हैं, विकास तो आप खुद करते हैं। चैप्टर 8, एवोल्यूशन। व्हाई डिड वी इवॉल्व टू बिहेव दिस वे? सोचिए, अगर कोई शेर अचानक आपके सामने आ जाए तो आपका शरीर बिना पूछे भागने लगेगा। लेकिन कोई आपको घूर के देखे तो आप अंदर ही अंदर गुस्से में जलने लगते हैं। क्यों? हमारे व्यवहार में यह फर्क क्यों है? जवाब है एवोल्यूशन। इस अध्याय में सपोल्स्की बताते हैं कि इंसानों के बिहेवियर का हर एक पहलू लाखों साल की एवोल्यूशनरी कहानी से निकला है। एवोल्यूशन का असली मतलब क्या है? एवोल्यूशन सिर्फ जानवरों की शारीरिक बनावट में बदलाव नहीं लाता, बल्कि दिमाग और व्यवहार में भी गहरा असर डालता है। हम वो करते हैं जो हमारे पूर्वजों को जिंदा रखने में मदद करता था। तो फिर क्यों हमें सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए? क्यों हम झूठ बोलते हैं? क्यों हम डरते हैं? और क्यों हम प्यार करते हैं? क्योंकि इन सब ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने और अगली पीढ़ी पैदा करने में मदद की थी। डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन यहां फिटेस्ट का मतलब सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि वो है जो अपने वातावरण के अनुसार खुद को सबसे बेहतर ढाल ले, दूसरों से सहयोग कर ले, छोटे छोटे इशारे समझ ले, वो जिंदा रहेगा। इसलिए इंसानों में एम्पैथी, गिल्ट, कोऑपरेशन और यहां तक कि शेम जैसे भाव विकसित हुए। एग्जाम्पल, झूठ बोलना क्यों सीखा? आप सोचेंगे कि झूठ बोलना बुरा है, और है भी। लेकिन सपोल्स्की बताते हैं कि कभी कभी झूठ बोलना सर्वाइवल स्ट्रैटेजी था। इमेजिन कीजिए, एक आदिवासी कबीले में एक शख्स ने खाना छिपा लिया। अगर वो झूठ बोलकर बच गया तो उसने अगली बार के लिए फूड सिक्योर किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें झूठ बोलना चाहिए, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कुछ गलत आदतें भी एवोल्यूशनरी टूल्स रही हैं। अब हमारा काम है उन्हें समझकर सही दिशा देना। क्यों हम ट्राइब ओरिएंटेड हैं? हम इंसान लाखों साल छोटे छोटे गुटों, ट्राइब्स में रहते आए हैं। इसलिए आज भी हम अपनों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, अजनबियों से दूरी रखते हैं और ग्रुप आइडेंटिटी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। यही बात कभी हमें प्यार, अपनापन देती है और कभी बायस, रेसिज्म और वायलेंस तक ले जाती है। सपोल्स्की कहते हैं, एवोल्यूशन ने हमें ट्राइब से जोड़ा, लेकिन अब हमें इंसानियत के ट्राइब से जुड़ना सीखना है। हमारे बिहेवियर के पीछे का डिजाइन तो लाखों साल पुराना है, लेकिन आज की दुनिया एकदम नई है। आज हम स्क्रीन पर लड़ते हैं, मीम्स पर गुस्सा होते हैं और ट्रैफिक में पैनिक करते हैं। लेकिन हमारा दिमाग अब भी जंगल के खतरे को महसूस करने के लिए बना है। यही मिसमैच आज की एंजाइटी, स्ट्रेस और बिहेवियरल इश्यूज की जड़ है। तो समाधान क्या है? सपोल्स्की का मैसेज क्लियर है। एवोल्यूशन ने आपको एक बेसिक टूल किट दी है, लेकिन अब आपको खुद यह तय करना है कि कब और कैसे उस टूल किट का इस्तेमाल करें। जैसे मेडिटेशन आपको उस रिएक्शन से रोक सकती है, जैसे एम्पैथी आपको अपने ट्राइब से बाहर वालों को अपनाने में मदद करती है, और जैसे लर्निंग आपको अपना पुराना डिजाइन बदलने की ताकत देती है। आपका दिमाग लाखों साल पुरानी कोडिंग से बना है, लेकिन आज आपके पास उसे रीराइट करने की ताकत है। आपके पूर्वजों ने सर्वाइवल के लिए जिया, आप अब पर्पस के लिए जी सकते हैं।
आप बस एवोल्यूशन के प्रोडक्ट नहीं हैं, आप खुद की एवोल्यूशन बना सकते हैं। तो अब जब अगली बार आपका गुस्सा, डर या जलन आप पर हावी हो, तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्या यह बिहेवियर आज के लिए है या हजारों साल पुरानी प्रोग्रामिंग है? चैप्टर 9, अस वर्स देम, द बायोलॉजी ऑफ ट्राइबलिज्म। कभी सोचा है, जब कोई हमसे अलग दिखता है, अलग सोचता है या अलग पहनावा रखता है, तो हमें अजीब क्यों लगता है? यह जजमेंट कहां से आता है? इसका जवाब है हमारे दिमाग का ट्राइबल वायरिंग। रॉबर्ट सपोल्स्की इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क हम और वे यानी अस वर्स देम में लोगों को बांटने के लिए एवोल्यूशनरी रूप से डिजाइन हुआ है। मान लीजिए आप एक गांव में रहते हैं जहां सिर्फ आपकी ही जाति, भाषा और पहनावा चलता है। एक दिन कोई बाहर का व्यक्ति आता है, अलग बोली, अलग चेहरा, अलग कपड़े। अचानक मन में संदेह पैदा होता है, कौन है ये? हमारे जैसा क्यों नहीं है? इस पर भरोसा करूं या नहीं? यह शक आपके अनुभव से नहीं, बल्कि पुराने एवोल्यूशनरी डर से आ रहा है जो हजारों साल से चला आ रहा है। ब्रेन में ट्राइबलिज्म कैसे काम करता है? सपोल्स्की कहते हैं, हमारा दिमाग कुछ मिलीसेकंड में तय कर लेता है कि सामने वाला हमारा है या पराया। यह जजमेंट होता है चेहरे के फीचर्स पर, त्वचा की रंगत पर, भाषा, लहजे और हाव भाव पर। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब फैसले हम बिना सोचे करते हैं। अस वर्सेस देम कहां से आया? पुराने समय में सर्वाइवल के लिए इंसानों को छोटे छोटे ग्रुप्स या ट्राइब्स में रहना पड़ता था। इन ग्रुप्स में हम वाले एक दूसरे की रक्षा करते थे, वे वाले खतरे माने जाते थे। एवोल्यूशन ने यही सिखाया, अपनों को बचाओ, बाहर वालों से सावधान रहो। समस्या यह है कि आज की मॉडर्न दुनिया में वो बाहर वाले अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन अब भी वैसे ही रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल, एक फुटबॉल मैच में दो टीमें हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक आम फैन भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसकी खुद की जिंदगी उस मैच पर टिकी हो। हमारी टीम ही जीतनी चाहिए। उनकी टीम मतलब दुश्मन है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ गेम नहीं है, यह ट्राइबल आइडेंटिटी बन चुकी है। हम यानी अपनी पहचान, वे यानी खतरा। बायोलॉजी क्या बताती है? सपोल्स्की बताते हैं कि जब हम अपने ग्रुप के लोगों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स निकलते हैं जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम वे वाले को देखते हैं तो फियर और अग्रेशन के केमिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि वो दुश्मन हो। इसका मतलब हमारा दिमाग लिटरली अलग तरीके से काम करता है, हम और वे के लिए। प्रॉब्लम कहां है? यही बायस धर्मों में टकराव लाता है, जातियों में भेदभाव लाता है, देशों में युद्ध कराता है। और सबसे दुखद बात, कई बार हम वे को इतना डिह्यूमनाइज कर देते हैं कि हमें उनकी सफरिंग भी महसूस नहीं होती। कैसे बदलें इस सोच को? सपोल्स्की का कहना है कि ट्राइबल बायस को समझकर ही हम उसे बदल सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस, एक्सपोजर थेरेपी। जब हम वे लोगों से मिलते हैं तो हमारा दिमाग उनकी तरफ सॉफ्टन होने लगता है। शेयर्ड गोल्स, जब दो विरोधी एक ही टीम में होते हैं तो हम और वे का फर्क मिट जाता है। एम्पैथी ट्रेनिंग, दूसरों की जगह खुद को रखकर देखना। आपके दिमाग ने आपको हम बनाम वे में सोचने की आदत दी है, लेकिन अब समय है एक नई ट्राइब बनाने का, जहां हर इंसान हम है। एक सच्चा इंसान वो है जो अपने दायरे को बढ़ा सके और हर चेहरे में अपना चेहरा देख सके। अगली बार जब आप किसी को अलग महसूस करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये असल खतरा है या सिर्फ मेरे दिमाग का एवोल्यूशनरी इल्यूजन? चैप्टर 10, हायरार्की, द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेटस ऑन बिहेवियर। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान ऊंचे पद पर पहुंचता है तो उसका बर्ताव बदल जाता है? वही इंसान जो पहले विनम्र था अब थोड़ी घमंड से बोलने लगा। क्यों? क्योंकि पावर यानी स्टेटस हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल देता है। इस चैप्टर में सपोल्स्की हमें समझाते हैं कि कैसे इंसानी हायरार्की यानी स्टेटस सिस्टम हमारे सोचने, महसूस करने और एक्ट करने के तरीके को अंदर से बदल देता है। पुराने जमाने में जानवरों में भी हायरार्की थी।
एक अल्फा चिंपैंजी सबसे ऊपर होता था, सबसे पहले खाता था, सबसे ज्यादा मेट करता था और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होता था। इंसान भी अलग नहीं है। आज भले ही हम सूट्स पहनते हों और लिंक्डइन पर रहते हों, पर स्टेटस के पीछे हमारी दौड़ अब भी वैसी ही है। सापोल्स्की बताते हैं कि स्टेटस हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को इंपैक्ट करता है। हाई स्टेटस व्यक्ति में सेरोटोनिन लेवल्स ज्यादा होते हैं, जिससे आत्मविश्वास और सुकून बढ़ता है। डिसीजन मेकिंग बोल्ड हो जाता है। लो स्टेटस व्यक्ति में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल बढ़ जाता है, जिससे एंजाइटी, डर और डिसीजन पैरालिसिस होता है। यानी स्टेटस कोई इल्यूजन नहीं, वो लिटरली आपके दिमाग को केमिकल लेवल पर बदल देता है। एग्जाम्पल से समझिए, एक ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं, राहुल जो टीम लीडर है और मोहित जो फ्रेशर है। राहुल कॉन्फिडेंट है, बात करते समय बोल्ड रहता है, मीटिंग्स में खुलकर बोलता है। मोहित इंटेलिजेंट होते हुए भी हमेशा डरा रहता है, हेजिटेट करता है और खुद को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करता है। यह फर्क सिर्फ एक्सपीरियंस का नहीं, बल्कि स्टेटस का भी है। हायर स्टेटस जेकेएक्स ज्यादा फ्रीडम, लोअर स्टेटस सीकेएस्ट ज्यादा रिस्ट्रिक्शन। स्टेटस सिर्फ काम की इफिशिएंसी नहीं, बल्कि भेदभाव और अन्याय की जड़ भी बन सकता है। स्टडीज दिखाती हैं कि हाई स्टेटस लोग दूसरों की फीलिंग्स कम समझते हैं, ज्यादा इंटरप्ट करते हैं और कभी-कभी अनैतिक चुनाव लेने लगते हैं, क्योंकि पावर इंटॉक्सिकेट्स, वो दिमाग को लिटरली नम कर देती है। तो क्या स्टेटस बुरा है? नहीं। सपोल्स्की कहते हैं स्टेटस खुद में बुरा नहीं है, लेकिन जब हम उसे आइडेंटिटी बना लेते हैं, सुपीरियॉरिटी समझने लगते हैं, वहीं से समस्या शुरू होती है। असल लीडर वही है जो स्टेटस पाकर भी ग्राउंडेड रहे, जो पावर का इस्तेमाल डराने में नहीं, एम्पावर करने में करे। स्टेटस बदलता कैसे है? इस दुनिया में कोई स्टेटस परमानेंट नहीं होता। एक समय था जब नोकिया नंबर 1 था, आज उसका नाम लेने वाले भी कम हैं। एक दौर था जब अब्दुल कलाम जी पेपर बेचते थे, बाद में देश के राष्ट्रपति बने। यानी आपकी करंट पोजीशन ही आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप आज लो स्टेटस में हैं, घबराइए मत। आपका दिमाग अब तक दबा हुआ है, लेकिन आपको खुद को साबित करने का मौका मिल सकता है। स्टेटस तो बदलता है, लेकिन इंसान वही रहना चाहिए जो हर स्थिति में इंसानियत से भरा हो। और अगर आप हाई स्टेटस में हैं, तो विनम्र बनिए, आपका असली कैरेक्टर वहीं दिखेगा। एक्शन स्टेप: अगली बार जब आप किसी लोअर स्टेटस वाले से मिलें, उसे जस्ट पोजीशन से मत आंकिए, उसमें वो पोटेंशियल देखिए जो अभी छुपा हुआ है। और अगर आप खुद को नीचे महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, स्टेटस एक जर्नी है, आपका ठहराव नहीं। चैप्टर 11, मोरालिटी एंड डूइंग द राइट थिंग। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और एक बूढ़ी औरत गिर जाती है। आपके पास 2 रास्ते हैं, उसे उठाएं और मदद करें, या जल्दी से निकल जाएं क्योंकि आपको देर हो रही है। पर सवाल यह है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे और क्यों? मोरालिटी यानी नैतिकता हमें यह सिखाती है कि कब, क्या और क्यों करना सही है। रॉबर्ट सपोल्स्की इस चैप्टर में बताते हैं कि मॉरल डिसीजंस हमारे अंदर पैदा कैसे होते हैं। क्या यह सीखा गया है या हमारे डीएनए में लिखा है? हमारा मोरल ब्रेन कैसे काम करता है? सपोल्स्की के अनुसार जब हम किसी मॉरल सिचुएशन में होते हैं, तो हमारा दिमाग लाइटनिंग स्पीड से कुछ की एरियाज एक्टिवेट करता है। अमिगडाला जो इमोशनल रिस्पॉन्स देता है, जैसे दुख या गुस्सा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोच समझकर फैसला करता है। इंसुला जो गिल्ट और शेम की भावनाएं लाता है। यानी मोरालिटी सिर्फ दिमागी कैलकुलेशन नहीं, एक गहरा इमोशनल प्रोसेस है। मोरालिटी जन्म से या समाज से? यह बड़ा सवाल है। क्या नैतिकता हम में पैदा होते ही होती है या हमें सिखाई जाती है? जवाब है दोनों। सपोल्स्की कहते हैं कि इंसान बायोलॉजिकली मॉरल होने के लिए तैयार होता है। 6 महीने के बच्चे भी अनफेयर बिहेवियर देखकर रिएक्ट करते हैं, लेकिन वैल्यूज और नियम हमें समाज से मिलते हैं, धर्म, संस्कृति, माता पिता और स्कूल से। मान लीजिए एक बच्चा दुकान से चॉकलेट चुरा लेता है, क्या वो गलत है? अगर आप इंडिया में हैं,
आप कहेंगे गलत किया। लेकिन अगर वो बच्चा अकाल से जूझ रहे किसी देश में है जहां खाना नहीं है, तब मॉरल जजमेंट कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। हालात बदलते हैं तो हमारा सही गलत का पैमाना भी बदलता है। सपोल्स की एक डीप कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जस्टिस, न्याय वर्सेस कंपैशन, दया। क्या चोर को सजा मिलनी चाहिए? हां, लेकिन अगर वो चोरी इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसके बच्चे भूखे हैं, तब रियल मोरालिटी तब आती है जब हम सिर्फ रूल बेस्ड जस्टिस से ऊपर उठकर इंसान की परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। एक शॉकिंग फैक्ट, हम अक्सर मॉरल नहीं होते बल्कि ग्रुप बायस के हिसाब से सोचते हैं। हमारे धर्म का है, माफ कर दो, वो आउटसाइडर है, सजा दो। यही बायस हमें हिंसा तक पहुंचाता है। सपोल्स्की कहते हैं कि मॉरल रीजनिंग को अस वर्सेस देम की साइकोलॉजी करप्ट कर देती है। सही करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही हमारे इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है। कभी कभी सही रास्ता अकेला होता है, कठिन होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही रास्ता आपको स्ट्रांग बनाता है। मोरालिटी का मतलब है जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी सही काम करना। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की एक महिला ने खतरे में डालकर भी 100 से ज्यादा यहूदी बच्चों को छिपाकर बचाया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई पावर नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, मनोबल और नैतिकता। वो जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो मारी जाएगी, फिर भी उसने सही किया। यही होती है असली नैतिकता, फायदे बिना स्वार्थ के, सिर्फ इंसानियत के लिए। चैप्टर 12, किसी और की दर्द की अनुभूति, एम्पैथी की विज्ञान। सोचिए, एक बच्चा सड़क पर गिरता है, आपके पास दौड़ता है, घुटने छिले हुए हैं, आंखों में आंसू। आपके अंदर कुछ चुभता है, कुछ टूटता है। आपको उसका दर्द महसूस होता है, जैसे चोट उसे नहीं, आपको लगी हो। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह हमारी इंसानियत है या कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग में वायर किया गया है? सापोल्स्की बताते हैं कि एम्पैथी सिर्फ एक मॉरल क्वालिटी नहीं, बल्कि एक न्यूरो साइंस रियलिटी है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी और को दर्द में देखते हैं, हमारे दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जैसे दर्द हमें खुद हुआ हो। यानी हम लिटरली किसी और का दर्द महसूस करते हैं। एक स्टडी में जब लोगों को स्क्रीन पर किसी और को जलते हुए हाथ को देखा गया, उनके खुद के पेन सेंसर्स एक्टिवेट हो गए। मतलब एम्पैथी एक इल्यूजन नहीं, एक फिजिकल अनुभव है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर एम्पैथी हमारे अंदर इनबिल्ट है तो हर कोई क्यों एम्पैथिक नहीं होता? सपोल्स्की कहते हैं, एम्पैथी सिलेक्टिव होती है। हम ज्यादातर उन्हीं लोगों के लिए एम्पैथी महसूस करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, सोचते हैं या जिनसे हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है, यानी हमारी सहानुभूति की सीमा होती है। सपोल्स्की ने कई एक्सपेरिमेंट्स के जरिए दिखाया कि हम अक्सर इन ग्रुप यानी अपने जैसे लोगों के लिए ज्यादा एम्पैथी दिखाते हैं और आउट ग्रुप के लिए कम। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा जो आपके समुदाय, धर्म या देश से है गिरता है तो आप दौड़कर मदद करते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा किसी और ग्रुप से हो तो सबकॉन्शियसली हम उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। यही बायस दुनिया में भेदभाव, युद्ध और नफरत को जन्म देता है। लेकिन यही तो हमारी असली ताकत भी हो सकती है। सपोल्स्की कहते हैं, एम्पैथी एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। हम दूसरों का दर्द तभी महसूस कर पाएंगे जब हम कॉन्शियसली उस दर्द को देखने का साहस करेंगे। विक्टर फ्रैंकल, जो ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप में थे, उनके सामने रोज सैकड़ों लोग मरते थे, लेकिन वो बताते हैं कि एक छोटे से टुकड़े रोटी को किसी और के साथ बांटने की भावना ही उनका इंसान होने का प्रमाण थी। वो कहते हैं, गहराई में दुख की सहानुभूति प्रतिरोध है। एम्पैथी कैसे बढ़ाएं? 1. कहानी सुनिए। जब आप किसी की कहानी सुनते हैं, एम्पैथी नेचुरली आती है। 2. फर्क नहीं, समानता देखिए, रेस, रिलीजन, स्टेटस से ऊपर उठिए। 3. माइंडफुल पॉजेज लीजिए, किसी के दर्द पर तुरंत राय न दें, पहले महसूस करें। एम्पैथी कोई सॉफ्ट स्किल नहीं, ये सर्वाइवल की स्किल है। जो समाज एम्पैथी नहीं सीखता, वो हिंसा, अलगाव और नफरत की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों,
अब जब हमने बिहेव किताब के जरिए इंसानी व्यवहार की गहराइयों को समझ लिया है, फ्रॉम हार्मोन से लेकर चाइल्डहुड, न्यूरॉन से लेकर सोसाइटी तक, तो असली सवाल है, अब हम इससे क्या सीखें? सापोल्स्की यही कहते हैं कि हमारा व्यवहार एक बड़ी बायोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा है, लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि आपका मस्तिष्क बदला जा सकता है, आपका व्यवहार बदला जा सकता है, और सबसे जरूरी, आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा, डर, लालच या हिंसा ये हमारी नेचर है और हम इसे बदल नहीं सकते। लेकिन सच ये है कि ये सब सीखा गया है, और जो सीखा गया है वो बदला भी जा सकता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसे बनता है, जेनेटिक्स, हार्मोन्स, अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट, तो हम दूसरों को जज करने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने ही इमोशनल रिएक्शंस को भी काबू में रखना सीखते हैं। सोचें कि इसका रूट कॉज क्या है, या जब कोई गलत काम करे तो इंस्टेड ऑफ सिर्फ पनिशमेंट देने के, हम ये समझें कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी। सपोल्स्की की किताब हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि एक नई सोच देती है, एक इंसानियत से भरी सोच, एक ऐसी सोच जहां कंपैशन हो, क्यूरियोसिटी हो और चेंज पॉसिबल हो। तो इस किताब का असली संदेश क्या